नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपदा के सामना के एक और खास अंक में। मैं हूं कृतिका। यूं तो आपदा का सामना का हर एक अंक अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम है, लेकिन आज का जो ये अंक है वो अपने आप में और ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपना 19वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और इसीलिए आज का ये अंक और ज्यादा खास हो जाता है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि आखिर एनडीएमए की अभी तक की क्या कुछ भूमिकाएं रही हैं, कैसे आपदाओं से एनडीएमए निपटा है, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि आपदा कोई भी आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उसको लेकर के हम पहले से ही अपनी तैयारियां रखें और कैसे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे हाल ही में हम सभी ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में जिस तरीके की भूस्खलन की जो आपदा आई उससे हमने पूरी तरीके से निपटे हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में भूस्खलन जैसी आपदा के लिए हम कैसे प्रिपेयर रहें, उसका जो असर है उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, तो इस पर करेंगे चर्चा। और साथ ही बात होगी टेक्नोलॉजी को लेकर के भी। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास अंक की। और आज के इस खास अंक में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, साथ ही कुछ छात्र भी हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में एनडीएमए के सदस्य कृष्ण स्वरूप वत्सी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये भी एनडीएमए के सदस्य हैं। हसनैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास अंक में चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की और सबसे पहला सवाल लेते हैं हम सैयद साहब से। सैयद जी, जिस तरीके से देखा जाए तो साल 2005 में एनडीएमए की स्थापना की गई थी, तो आखिर 2005 में ऐसा क्या हुआ कि हमें इस एनडीएमए की जरूरत पड़ी? दिलचस्प सवाल है ये आपका। अब मैं समझता हूँ 2005 से पहले 6 साल पहले इसको हम देखें कि शुरुआत कहाँ हुई जी। 1999 में उड़ीसा में एक भयानक साइक्लोन आया था जिससे तकरीबन 10,000 से ज्यादा फेटिलिटी हो गई थी। और देखते देखते 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक जबरदस्त भूकंप आया जिसके अंदर भी तकरीबन 10,000 से ज्यादा फेटिलिटी हुई थी। जब इनको देखा गया तो समझा कि देखिए, हमारा तरीका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा के प्रबंधन का, वो है एक रिस्पॉन्स बेस्ड, कि हम इंतजार करते हैं किसी आपदा का और जब आपदा आ जाती है तो हम बस उसको रिस्पॉन्स करते हैं और राहत पहुंचाते हैं, रिलीफ करते हैं। इससे ज्यादा अच्छा है जैसे दुनिया कर रही है जी, कि तैयारी आप करिए, आप अपने आप को उस आपदा के लिए तैयारी करिए। उससे पहले अगर आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं आपदा को, तो उसको रोकिए। मगर रोक नहीं सकते हैं तो पूरी तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि उसका असर जो है वो मिटिगेट हो जाए, मतलब कम हो जाए जी। और जब आपदा आए आखिर में तो आपका रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स जो है वो किसी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के ऊपर निर्भर हो और आखिरी में रिलीफ वर्क हो। जब इन चीजों को मेल जुलाकर देखते हैं तो एक सिस्टम बनता है बिल्कुल पूरा, और एनडीएमए वो सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं कि ये दो बड़ी आपदाएं थी और 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई बिल्कुल तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, इन इलाकों में। तो इससे और बढ़ोतरी हुई इसके तरफ और आखिर में 1 दिसंबर 2005 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इनैक्ट किया गया। वो उससे पहले 28 सितंबर को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को खड़ा कर दिया गया था। हमारा काम बेसिकली है एग्रीगेट करना, पूरी कार्रवाइयों को तैयारी करना, सब चीजों की प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और उसके बाद रिस्पॉन्स और रिकवरी। ये पूरा साइकिल जो होता है ये एनडीएमए इसका एक सिस्टम बना के और इससे काम आगे बढ़ाता है। शुक्रिया सर। अगला सवाल कृष्ण जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से 2005 में ये एक्ट लाया गया, इसको पूरा बनाया गया, इस गठबंधन को या यूं कहे कि इस ग्रुप को बनाया गया, तो उसके बाद में 2005 से लेकर के अब तक क्या कुछ भूमिकाएं रही, किस तरीके की उपलब्धियां एनडीएमए की रही हैं? जनरल साहब ने जो बताया उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात एनडीएमए के साथ हुई कि एनडीएमए के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं जी। तो जब प्रधानमंत्री किसी संस्था के चेयरमैन होते हैं तो पूरी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सारी
हमारा सारा तंत्र है जी। उसका हमें सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है। और जो प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उन सब से भी एनडीए में अवगत होते रहता है। तो एक है ना, पूरे सरकार के साथ हमारा एक बहुत ही नज़दीक का संबंध रहता है और एक राष्ट्रीय सोच बनती है कि आपदा प्रबंधन जो है यह पहले मूलतः राज्य का विषय था। तो एनडीएमए की स्थापना के साथ यह एक राष्ट्रीय सोच, एक राष्ट्रीय प्लानिंग का विषय बना, जहां राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके तहत पूरी आपदा प्रबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम किया जा सके। तो जैसे एनडीआरएफ की स्थापना हुई जी, अर्ली वार्निंग में ढेर सारे सुधार हुए, अभी जो नेशनल मिटिगेशन फंड की स्थापना हुई, ढेर सारे मिटिगेशन प्रोग्राम्स जो अभी बने, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम बना, जिसके तहत सारे जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय राज्य हैं, उनमें साइक्लोन के लिए एक प्रोग्राम बना। और आज आप देख रहे हैं कि साइक्लोन में जो जान माल की जो क्षति है वो बहुत कम हुई। तो उसका ढेर सारा श्रेय जो है ये नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम और जो एनडीएमए का नेतृत्व है उसको दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्र हैं, पहले सिर्फ मात्र जो रिलीफ और रिस्पांस की बात होती थी, आज जो है सारे क्षेत्रों में हम राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, नई नई योजनाएं हम ले रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम जो पहले है ना, हम रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के भी बहुत कम कार्यक्रम हुआ करते थे, आज सभी राज्य रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन जो पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो सोच है और उसका जो समर्थन है, उसका यह परिणाम है। बिल्कुल, और ये परिणाम कहीं ना कहीं हमें अब देखने को भी मिल रहा है हाल ही के दिनों में, जिस तरीके से साइक्लोन से हम सभी लोग निपटे हैं, क्योंकि पहले ही हमारे पास में तैयारियां थी। जनरल साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि 2005 के बाद में ये उस बनने के बाद में अब जिस तरीके से लोग हैं उनको हम कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि कोई भी अगर आपदा आती है तो हमारा एनडीएमए जो है पूरी तरह से तैयार है, बेहतरी के साथ तैयार है? देखिए, आपका सवाल है तैयारी के ऊपर जी, और कैसे भरोसा दिलाएं पूरी आवाम को, पूरी जनता को। बिल्कुल, मैं वहां से शुरुआत करता हूं जहां से वत्स साहब ने छोड़ा कि देखिए, इसमें केंद्रीय सरकार अकेली नहीं है, ना एनडीएमए अकेला है जी। ये एक मिलजुल कर एक टीम वर्क की तरह काम चलता है पूरा। हाल ही में अगर आप देखें तो कम्युनिटी रिस्पांस के लिए जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, कम्युनिटी रिस्पांस, उसके लिए एक स्कीम बनाई गई है, एक पूरा अभियान चलाया गया है, उसको कहते हैं आपदा मित्र जी। उसमें तकरीबन 3 लाख वॉलंटियर हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको इक्विपमेंट दिया जा रहा है और वो पहले रिस्पॉन्डर होंगे, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। फिर आप तैयारी की तरफ अगर देखें तो पूरे देश की मैपिंग की जा रही है अलग अलग हैजर्ड के लिए। कहीं कहीं साइक्लोन के लिए हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड के लिए हो रही है, कहीं फ्लड्स के लिए हो रही है। इस तरीके से अलग अलग हैजर्ड होते हैं, इनके कहां पर क्या असर हो सकता है पूरे देश में, इसकी मैपिंग होती है ताकि जानकारी पहले से मालूम हो इसके बारे में। और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बिल्कुल बेशुमार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे खासतौर पर अर्ली वार्निंग। अब सबसे मैं समझता हूं सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल मशवरा जो है वो है ये बिपरजॉय साइक्लोन जो अभी हाल ही में गुजरात में आया था। अर्ली वार्निंग के जरिए हमने 32 मिलियन मैसेजेस जो है वो जनता तक पहुंचाए जी, लगातार तकरीबन 3 दिन के पीरियड में, 3 से 4 दिन के पीरियड में। उसकी वजह से गुजरात सरकार जो है इतनी प्रोएक्टिवली उसने काम किया कि एनडीआरएफ को डिप्लॉय किया, आर्मी को डिप्लॉय किया। ये पूरी तैयारियां जब हो गई तो एक भी फेटलिटी जो है नहीं हुई। मेरा आखिरी पॉइंट इसके ऊपर, एनडीएमए जो है गाइडलाइन बनाता है जी। हम रिस्पॉन्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं है, हम पूरी गाइडलाइन बनाते हैं, हम तैयारियां कराते हैं, टेक्नोलॉजीज को देखते हैं और ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स के अंदर को अपनाते हैं ताकि
जितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर वो सब तैयार रहे, उनको बेसिक टेक्नोलॉजीज मालूम हो और इस तरीके से जाने जो हैं वो बचे। बिल्कुल। स्वरूप जी, मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने भूस्खलन की आपदा देखी है और खासतौर पर हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घटनाएं आई हैं। उन घटनाओं से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे उन्हें कम किया जा सकता है, और साथ ही जो राज्य सरकारें हैं और जो संस्थाएं हैं छोटी छोटी, उनको मिलकर के एनडीएमए किस तरीके से काम कर रहा है? तो जब कभी बारिश काफी होती है ना, अतिवृष्टि की है ना की घटनाएं होती हैं, और खास करके जो अभी हिमाचल प्रदेश में जो हुई, जिसमें जो साउथ वेस्ट मानसून था और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो थे ये सब साथ आ गए, और कुछ ही दिनों में काफ़ी भारी बारिश हुई, जो एवरेज बारिश का प्रमाण है उससे कहीं ज़्यादा हुई। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हुई, और इस तरह की वार्निंग हम देते हैं कि जब भी खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जब अतिवृष्टि होती है तो भूस्खलन और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए थोड़ी हमें पहले से ही तैयारी करनी आवश्यक है, और एक जो पहली प्रक्रिया यह है कि हम सारे गांवों का, जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उसका हम एक सूची बनाते हैं और उनको हम आगाह करते हैं, उनको हम पूर्व सूचना देते हैं कि यहाँ संभावना हो सकती है, आप सतर्क रहें। और जब भी कभी ऐसी अतिवृष्टि हो रही है तो आप किसी सुरक्षित जगह में चले जाएं। फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जब भी बारिश हो रही है उस समय भी हम इस तरह की अर्ली वार्निंग इशू करते हैं जी। लेकिन यह जो भी हम कर रहे हैं यह पर्याप्त नहीं है, हमें एक और रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। वह चूंकि लोकल लेवल पर करने की ज़रूरत है, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को भी और आगे बढ़ाना है। एक राष्ट्रीय स्तर पर हम कार्यक्रम ले रहे हैं, राष्ट्रीय भूस्खलन शमन कार्यक्रम। उसके तहत हमारा यह उद्देश्य है, हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम एक क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हम लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें, लोगों को सूचना दें, ताकि जो जान माल की जो क्षति है उसको हम कम कर सकें। शुक्रिया सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको दे देते हैं। दरअसल आपदा प्रबंधन निस्वार्थ सेवा सम्मान इस वक्त दिया जा रहा है। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो जारी है, जिसकी अंतिम तारीख बेहद नजदीक है, 30 सितंबर 2023। इस पर अधिक जानकारी और नामांकन भरने हेतु awards.gov.in पर या फिर ndma.gov.in पर आप लॉगिन करके अपना नामांकन जरूर भरें। समेकित चेतावनी तंत्र सचेत दुनिया की पहली ऐसी प्रणाली है जो भारत जैसे विशाल देश की इतनी बड़ी आबादी को सेवाएं दे रही है। इसका उपयोग राज्य सरकार चक्रवात, बाढ़, वज्रपात, जंगलों की आग, ऊष्म लहर के दौरान आने वाले खतरे के बारे में नागरिकों को सतर्क करने के लिए करती है। पूरे भारत में मॉक ड्रिल ट्रेनिंग के माध्यम से जनता को टेस्ट अलर्ट्स भेजकर सचेत के बारे में सूचित भी किया जा रहा है। कैप इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद सचेत को आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत के लोगों के बीच लाया गया। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए सार्वजनिक अलर्ट देने की जिम्मेदारी विभिन्न अलर्ट जनरेटिंग एजेंसी जैसे IMD, CWC, इनकॉइस, DGRE और FSI की होती है। कैप इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सही जानकारी के साथ सही समय पर सही लोगों तक चेतावनी सुनिश्चित करता है। चाचा, वादियों में रहने का अलग ही मौज है। ताजी हवा, ताजे फल, मैदानी शहर वाले दोस्त बताते हैं बुरा हाल है शहरों का, हवा पानी सब जहर। जब से ये इंसान आए हैं पेड़ कटे तब से भागना पड़ता है, ना जाने कब भूस्खलन आ जाए, नाजायज कब्जा करके खुद तो मरते हैं और हम पर भी कयामत ढाते हैं। फिर कैसे बचते आए आज तक? निगाह रखनी पड़ती है भैया। जहाँ ज्यादा कटाई हो, नदी नालों का पानी मटमैला लगे, चट्टानों पर दरारें आए, कटने के निशान
बनाएं और जहाँ खड़ी चढ़ाई पर मकान बनाते देखें तो बस वहाँ से खिसक लो। भूस्खलन के खतरे से कैसे बचा जाए ये हमें तो पता है, और आपको? अगर नहीं तो ध्यान दें, आपदा की जानकारी लेकर ही घर से निकलें, क्योंकि जानकारी अच्छी तो सुरक्षा पक्की। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपदा के सामना के एक और खास अंक में। मेरा अगला सवाल एक बार फिर से आप ही से है कि जिस तरीके से आपदाएं लगातार अभी हमने देखा है जो बढ़ रही हैं, तो ऐसे में राज्य सरकारें और साथ ही जो लोग हैं, जो जिलों में रहते हैं लोग, जो संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं, सामुदायिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन लोगों को किस तरीके से महत्व हमें देना चाहिए आपदा से निपटने के लिए? हमारी सफलता है वह इस पर निर्भर करती है कि हम लोगों तक कितनी क्षमता के साथ, कितने प्रभावी तरीके से हम पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। आपदा का प्रभाव तो लोगों पर ही पड़ता है, समुदाय पर पड़ता है। तो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जहां रिस्पांस को देखा जाता है और उसको डायरेक्ट किया जाता है, तो जल्दी से जल्द लोगों को लोगों तक पहुँचें और उन्हें मदद कर सकें, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जा सकें, उन्हें पूर्व सूचना दें, उन्हें जो आवश्यक उनको जो मदद है ना, खाने पीने की, ड्रिंकिंग वाटर की, और भी जो मेडिकल असिस्टेंस की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जितनी जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए उतना ही हमारे लिए वो सफलता का सूचक होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए एक हम पूर्व तैयारी करते हैं। जब भी मानसून है, मानसून के पहले है ना मीटिंग्स होती हैं, जिला स्तर पर मीटिंग होती है, राज्य स्तर पर मीटिंग होती है, राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री खुद, माननीय प्रधानमंत्री खुद इसकी समीक्षा करते हैं, माननीय गृह मंत्री करते हैं। तो एक पूरी एक प्रक्रिया है इसकी, जिसके तहत हम यह इंश्योर करते हैं कि लोगों तक यह सारी जो मदद है वह जल्द से जल्द पहुंचे। और उसी का यह परिणाम है कि जो विपर्जय जैसा जब साइक्लोन आया तो लोगों तक सारी जो मदद है वह पहुंची और लोग सुरक्षित रहे। जनरल साहब, आज की तारीख में एनडीएमए किस तरीके से पूर्वानुमान के जरिए लोगों तक जानकारियां या यूं कहें कि चेतावनी को पहुंचा रहा है, जिससे कि जिन लोगों के ऊपर ये आपदा आने वाली है वो उससे पहले ही बच सके? माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक आदेश दिया था उसके मुताबिक ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया है जिसको सचेत कहते हैं, और कैप्स ये कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के जरिए बताया जाता है। इसमें जो है आप जीआईएस के मैप्स के ऊपर उन इलाकों में जहां पर आपकी संभावना है किसी तरह के आपदा आने की, उस इलाके को मैप आउट करके देख सकते हैं कि इसमें जितनी जनता है उनके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल नंबर्स को कैप्चर किया जाता है। बिल्कुल। और जो आप खबर देना चाहते हैं वो एनडीएमए से या डायरेक्टली एजेंसी से एसडीएमए तक जाती है, और एसडीएमए इसको जल्दी से जल्दी टेक्निकल खबर को एक साधारण तौर पे ड्राफ्ट करके और उसको एसएमएस के जरिए भेज देते हैं। यही चीज बिपरजॉय में हुई थी जो मैंने आपको बताया कि 32 मिलियन मैसेजेस इस तरह से गए थे। मगर इसमें एक छोटी चुनौती आ जाती है, क्योंकि एसएमएस का जो जरिया है उसमें एक क्यूइंग का असर आ जाता है और कुछ वक्त लगता है इससे पहले के जो जहां पर जरूरत है इस खबर की वो वहां तक पहुंचे। 5, 6, 8, 10 मिनट कभी कभी लग जाते हैं इस तरीके से। तो अब एक नई टेक्नोलॉजी इसके लिए बनाई जा रही है। एक ये फेज 2 जो इसका बन रहा है अब कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का, इसके जरिए एक कॉल अलर्ट प्रोग्राम चलेगा जिसमें कि आपका अगर मोबाइल जो है वो साइलेंट पर भी है तो आपका मोबाइल बजने लगेगा, आपको एक तौर पे सिग्नल मिलने लगेगा कि कुछ ना किस तरह की आपदा आ रही है, आप कुछ चीज देखिए अपने मोबाइल को और उसके ऊपर आपको खबर मिल जाएगी। इसी बीच हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। दरअसल आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा को सम्मान इस वक्त दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख नजदीक है 30 सितंबर 2023। और ज्यादा जानकारी और नामांकन भरने हेतु
awards.gov.in पर या फिर ndma.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं और इस दौरान अपना नामांकन जरूर भरें। समेकित चेतावनी तंत्र सचेत दुनिया की पहली ऐसी प्रणाली है जो भारत जैसे विशाल देश की इतनी बड़ी आबादी को सेवाएं दे रही है। इसका उपयोग राज्य सरकार चक्रवात, बाढ़, वज्रपात, जंगलों की आग, ऊष्म लहर के दौरान आने वाले खतरे के बारे में नागरिकों को सतर्क करने के लिए करती है। पूरे भारत में मॉक ड्रिल ट्रेनिंग के माध्यम से जनता को टेस्ट अलर्ट्स भेजकर सचेत के बारे में सूचित भी किया जा रहा है। कैप इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद सचेत को आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत के लोगों के बीच लाया गया। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए सार्वजनिक अलर्ट देने की जिम्मेदारी विभिन्न अलर्ट जनरेटिंग एजेंसी जैसे IMD, CWC, इनक्वाइस, DGRE और FSI की होती है। कैप इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सही जानकारी के साथ सही समय पर सही लोगों तक चेतावनी सुनिश्चित करता है। चाचा, वादियों में रहने का अलग ही मौज है। ताजी हवा, ताजे फल, मैदानी शहर वाले दोस्त बताते हैं बुरा हाल है शहरों का। हवा पानी सब जहर। जब से ये इंसान आए हैं, पेड़ कटे तब से भागना पड़ता है। ना जाने कब भूस्खलन आ जाए, नाजायज कब्जा करके खुद तो मरते हैं और हम पर भी कयामत ढाते हैं। फिर कैसे बचते आए आज तक? निगाह रखनी पड़ती है भैया। जहाँ ज्यादा कटाई हो, नदी नालों का पानी मटमैला लगे, चट्टानों पर दरारें आए, कटने के निशान आए और जहाँ खड़ी चढ़ाई पर मकान बनाते देखें तो बस वहाँ से खिसक लो। भूस्खलन के खतरे से कैसे बचा जाए ये हमें तो पता है, और आपको? अगर नहीं तो ध्यान दें, आपदा की जानकारी लेकर ही घर से निकलें, क्योंकि जानकारी अच्छी तो सुरक्षा पक्की। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास अंक में। और इस खास अंक में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आपदा प्रबंधन को लेकर। अभी तक हमने चर्चा करी मेहमानों से और हमारे इस खास कार्यक्रम में कुछ स्कूल के छात्र छात्राएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। आपको बता दें कि ये छात्र छात्राएं दिल्ली के पश्चिम विहार बॉस्को पब्लिक स्कूल से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। अगर आपका कोई सवाल है आपदा से जुड़ा हुआ तो वो आप आज हमारे मेहमानों से कर सकते हैं। I am Manvi from Bosco Public School, Paschim Vihar, and my question for you is, लैंडस्लाइड के लिए क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम है? अभी जो लैंडस्लाइड्स के लिए अर्ली वार्निंग इशू किया जाता है वह कुछ दिन पूर्व इशू किया जाता है। जब भी अतिवृष्टि की संभावना होती है तो हम पहाड़ों के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको हम इसके लिए सचेत करते हैं कि लैंडस्लाइड होने की संभावना होगी और जब कभी ऐसा बारिश हो तो कम से कम वो सुरक्षित जगहों में रहें। लेकिन इस क्षेत्र में और भी प्रगति की आवश्यकता है, क्योंकि जो लैंडस्लाइड होता है वो एक किसी विशिष्ट क्षेत्र में होता है। तो वहाँ पर जो पहाड़ों की ढलान पर कहाँ पर यह ढलान जो है, वहाँ जो चट्टान है, पत्थर हैं, मिट्टी है, वह नीचे गिरेगी, वह नीचे आएगी, वह थोड़ा सा उसका अनुमान लगाना अभी कठिन है। तो इसके इस क्षेत्र में काम हो रहा है और हम बारिश के साथ साथ जो वहाँ ड्रेनेज की स्थिति है, पानी के निकास की स्थिति है, जो ढलान की स्थिति है और ढलान पर जो पेड़ पौधे हैं ये कितने हैं, इन सारी चीज़ों का हम एक अनुमान लगा करके हम और प्रिसाइज तरीके से और ही बिल्कुल ही सटीक तरीके से हम पूर्व सूचना दे सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। अगले 2-3 वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलेगी। तो अभी जो है वह पूर्वानुमान हम करते हैं और लोगों को पूर्व सूचना देते हैं, वह 2-3 दिन पहले हम दे सकते हैं, लेकिन इसको हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। Sir, I am Pearl Chhabra from Bosco Public School and my question is कि हम सचेत ऐप को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए दे सकते हैं अर्ली वार्निंग के कोई आपदा आने वाली है। जरूरी है कि कोई जरिया हो जिससे कि वो वार्निंग जो है आवाम तक, जनता तक पहुंचे। ये सचेत के जरिया होता है। ये हाल ही में तकरीबन
8-10 महीने पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है और फ्री ऐप है ये आपके मोबाइल के लिए, iOS के ऊपर भी, गूगल पे के ऊपर भी, एंड्रॉइड के ऊपर भी, और दोनों प्ले स्टोर से या iOS एप्पल स्टोर से, दोनों जगह से ये फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। और एक दफे आप डाउनलोड कर देंगे इसको तो इसकी बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल से कवर्ड है भारत के अंदर, तो आपको उस ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कुछ आपदा आने वाली है तो आपको उस इलाके के अंदर एक चेतावनी मिल जाएगी, एक वार्निंग मिल जाएगी, जिससे आप इमीडिएटली कोई एक्शन कर सकेंगे। जनरल साहब, ये तो थे बच्चों के सवाल, अब हमारे भी सवाल है कुछ, और खासतौर पे अगर देखा जाए तो हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता की और इस दौरान भी आपदा न्यूनीकरण के लिए एक समूह तैयार किया गया है, उसकी शुरुआत की गई है। तो उस समूह में जो चर्चा हुई तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर क्या कुछ बिंदु थे, किस पर चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज। जी हाँ, G20 पूरे भारत जो है अभी G20 की बात कर रहा है। हाल ही में G20 की समिट मीटिंग हुई है दिल्ली में। तो सबसे बड़ी बात इसमें भारत का कंट्रीब्यूशन जो हुआ है एक तरह से, तो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि सबसे पहली चीज इसके अंदर अर्ली वार्निंग, क्योंकि अब इसकी पहचान है कि अर्ली वार्निंग जो है निहायत जरूरी चीज है अगर आप आपदा प्रबंधन को ज्यादा आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरा जो था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपदा का असर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम हो जाता है कि कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा था डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। अब आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, सब चीजें हैं, मगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और पैसा नहीं है इसके लिए, तो उसको आप बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। तो कैसे कंसेंसस तौर पर इंटरनेशनली हम जोड़कर सब रिसोर्सेज को किस तरह से इसको शेयर कर सकते हैं और इस रिस्क की जो संभावना है उसको कम कर सकते हैं थ्रू फाइनेंसिंग जी। और चौथा और पांचवा इसके जो बिंदु थे वो थी, एक थी डिजास्टर रिकवरी, कि आपदा आ गई उसके बाद जब खत्म हो गई तो इसको कैसे प्रोफेशनल तौर पर रिकवरी, बिल्ड बैक बेटर जिसको कहते हैं, वो अपनाया जाए। और आखिरी उसका बिंदु था कि जो इकोसिस्टम पूरा होता है जी, उसको कैसे देखा जाए, उसको किस तरीके से आपदा प्रबंधन के अंदर अपनाया जाए। ये 5 बिंदुओं के ऊपर खास तौर पे ये चर्चा हुई और इसको उम्मीद है और भारत कोशिश कर रहा है कि अगले देश को जो चेयरमैन इसका बनेगा ब्राजील और उसके बाद साउथ अफ्रीका, वो भी इसको आगे बढ़ावा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का और साथ ही शुभकामनाएं आपको 19वें स्थापना दिवस को लेकर के। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम आपदा के सामना के एक और खास अंक में मेरे साथ आज इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई।